हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मार्क्स स्कूल। दिस इज़ आवर 5th लेक्चर ऑन वैदिक एज। और इस लेक्चर में हम स्टेट स्ट्रक्चर, वर्ना सिस्टम, हाउस होल्ड, जेंडर एंड वीमेन के बारे में बात करेंगे, जो कि लेटर वैदिक एज के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे। आज की क्लास शुरू करते हैं स्टेट स्ट्रक्चर के साथ। जो स्टेट है वो बेसिकली मोनार्कियल होता है नेचर में, या कह सकते हैं जो पावर है ज़्यादातर वो कंसंट्रेट करती है रूलर के हाथ में, या रूलर मोर पावरफुल होता है और वही डिसाइड करता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर अपोजिशन, या कह सकते हैं इन द मॉडर्न सेंस हम अपोजिशन कह सकते हैं। या फिर जो पावर होती है सिटीजन्स के पास वो बहुत कम होती है कंपैरेटिवली अर्ली वैदिक टाइम के हिसाब से। ये इट वाज अ मोनार्कियल स्टेट। और अगर राजन की बात करें हम या रूलर की बात करें, वो लेटर वैदिक एज तक आते आते मोर पावरफुल हो जाता है। उसके हाथों में ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक पावर अकेले इकट्ठा हो जाती है, या मोर पावरफुल हो जाता है, ऑथोरिटेटिव हो जाता है नेचर में। और जो प्रोडक्टिव सोर्सेज होते हैं उन पर राजा का या रूलर का कंट्रोल बढ़ जाता है। जो अर्ली वैदिक एज में उनको एक ऑफरिंग की करते थे लोग वॉलंटरीली, वो अब ओब्लिगेशन बन गया है। बलि अब कंपलसरी हो गया है। आम लोग या सिटीजन्स उनको बलि चढ़ाते हैं पीरियडिकली, एक टाइम के बाद वो कंपलसरी एक्टिविटी अब उनके लिए बन गया है। और इनके साथ साथ जो रूलर है उसको देखा जाता था कि जो समाज में ट्रेडिशंस हैं उनकी रक्षा करने वाले के रूप में राजा को देखा जाता था। और कई बार हम देखते हैं कि जो एक टर्म्स है विश्वामिता, राजा के लिए यूज़ होती है। और अगर विश्वामिता का मतलब देखें, विश्वामिता का मतलब है ईटर ऑफ द पीपल। इसको हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो फिर कि जो रॉयल फैमिली है या रूलर है उसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, या जो उसकी पावर है वो डिपेंड करती है एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जो रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद, या फिर लोगों से एक जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसमें से हिस्सा इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा हिस्सा वो लोगों से लेते हैं, इसलिए उसको ईटर ऑफ द पीपल कहा जाता हो। या फिर हो सकता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन रूलर के द्वारा यहाँ पे जनता का ज़्यादा हो, इसलिए भी उनको ईटर ऑफ द पीपल कहा गया हो। फिर अगर हम जो गैदरिंग होती थी अर्ली वैदिक एज में, जैसे सभा या समिति, वो थोड़ा पावरफुल, या मतलब उनके पास ज़्यादा राइट्स थे, या फिर वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है अर्ली वैदिक पीरियड में। बट हमें यहाँ देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में कि जो सभा और समिति है उनका पार्टिसिपेशन कम मिलता है और उनकी पावर डिक्लाइन होती हुई हमें लेटर वैदिक पीरियड में दिखती है। जो किंग है, किंग जिसको हम राजन के नाम से भी जानते हैं, और पुरोहित या चीफ प्रीस्ट, इनके बीच में एक क्लोज कनेक्शन होता है। और प्रीस्ट या पुरोहित जो चीफ प्रीस्ट होता है वो हमेशा रूलर को गाइड करता है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी, और बाकी एक एडवाइज़र के तौर पर भी, या एडवाइज़र के रूप में भी किंग के साथ या रूलर के साथ या राजन के साथ हमेशा दिखाई देते हैं। और एक सेरेमनी या एक समारोह के बारे में हमें पता चलता है जिसमें राजा को ही जवाहरात वगैरह या ज्वेलरी चढ़ाई जाती है। और राजस्व जब सैक्रिफाइस होता है उसमें राजा को ज्वेलरी वगैरह चढ़ाई जाती है। और इस सेरेमनी को, ज्वेल चढ़ाने वाली सेरेमनी की, ज्वेल ऑफरिंग की सेरेमनी को रत्नाविंशी के नाम से हम वैदिक टेक्स्ट में देखते हैं। फिर अगर हम वर्ना हायरार्की की बात करें, वर्ना हायरार्की बेसिकली क्या है? जो हमारी सोसाइटी में डिवीज़न है, अभी तो कास्ट के नाम पर है, उस टाइम जो है वर्ना का बेसिकली अगर हम बात करें वो कलर को बोलते हैं, कलर के लिए इंडिकेट करता है। ये क्या है वर्ना हायरार्की, बेसिकली है क्या? अगर हम इसकी बात करें, ये एक आइडियोलॉजी है जो हमारे समाज में जो सोशल डिफ्रेंशिएशन है, सामाजिक बंटवारा है, उसकी तरफ इशारा करती है। और इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। और जो ये डिवीज़न होता है वो जन्म के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है। और इस डिवीज़न के बैरियर्स जो हैं या बाउंड्रीज़ जो हैं वो जन्म के बाद हम क्रॉस नहीं कर सकते। वो जन्म जिस सेक्शन में या जिस स्ट्रेटा में या जिस कम्युनिटी में हमने जन्म लिया है वो हमेशा जब तक हम ज़िंदा है उसी में रहेंगे, ये वो ख़त्म नहीं होगा। और ये जो सोशल हायरार्की है, या फिर कह सकते हैं वर्ना हायरार्की है या वर्ना सिस्टम है, ये हमारी जो सोशल बाउंड्रीज़ हैं या जो हमारे सामाजिक काम हैं, सामाजिक पावर्स हैं या रोल्स हैं, हमारे क्या काम है समाज में, या फिर हमारा स्टेटस क्या है, या
हम कितने शुद्ध कितने पवित्र हैं ये सब तय करती है वर्ण हायरार्की। और ये वर्ण हायरार्की की अगर हम बात करें, ये इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, कैसे पता चलता है कि जो सिस्टम है इतना पुराना है या वैदिक एज में भी था। जब हम ऋग्वैदिक संहिता की बात करते हैं, ऋग्वैदिक संहिता में हमें 10 बुक मिलती है, 1 से 10 तक, जिसमें 2 से 7 नंबर की किताबों को या बुक्स को हम फैमिली बुक के नाम से जानते हैं, और 1, 8, 9 एंड 10 को कहते हैं, ये लेटर इंटरपोलेशन है, ये बाद में ऐड की गई है। वहाँ जो बुक नंबर 10 है उसमें हमें पुरुष सूक्त हिम्न मिलती है, जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है। और जो सोसाइटी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड की गई है, और वो 4 हिस्से कौन से हैं, 4 नाम कौन से हैं, सोशल ग्रुप्स कौन से हैं, वो है ब्राह्मण और राजन्य। हम ज़्यादातर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय बोलते हैं, वहाँ क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमें नोटिस करने की बात है। वहाँ ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एंड शूद्र का इस्तेमाल होता है, या शूद्र इनका प्रयोग होता है, और क्षत्रिय मिसिंग होता है। या भी हम ज़्यादातर जब इन 4 सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं तो ब्राह्मण के बाद तुरंत क्षत्रिय बोलते हैं। लेकिन पुरुष सूक्त हिम्न जो कि ऋग्वेद संहिता की 10वीं बुक में मेंशन है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना चाहिए और याद भी होना चाहिए। फिर जो है कि हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मा है उनको कहा जाता है कि वो सैक्रेड पावर है, वो पवित्र है, पवित्र शक्ति है। और जो क्षत्र है वो एक सेकुलर पावर है, मतलब उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्लिक्ट हमें 4 वर्णास के बीच में देखने को मिलता है, उसी तरीके का कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में है, और उससे इनको जोड़ के देखा गया है। और एक ब्राह्मण है, जैसे कि हम लोगों ने जब वैदिक सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण, ये सब आगे भी आएंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम इसमें मेंशन किया है, मैंने इस वैदिक एज में मेंशन नहीं किया है। मैं सोच रहा था कि जो सोर्सेज हैं फर्स्ट यूनिट के उसके साथ हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में एक बार वैदिक सोर्सेज के बारे में मेंशन कर देंगे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। संहिता, उपनिषद, आर्यंका, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। जो कुछ वैदिक टेक्स्ट हैं या उस टाइम के हमें सोर्सेज मिलते हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। सो अगर ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें हम, ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो एक सेक्रीफाइस की बात करता है, राजसूय सेक्रीफाइस की बात करता है। और वो कहता है कि राजसूय सेक्रीफाइस इन जो सोशल ग्रुप्स हैं, ये जो 4 सोशल ग्रुप्स हैं, इनको अलग अलग क्वालिटीज़ देते हैं। अलग अलग क्वालिटीज़ वो कौन सी है? जो ब्राह्मण हैं उनको राजसूय सेक्रीफाइस ने बेस्टो किया है या एंडोड किया है विद तेजस, जिसको हम लस्टर के नाम से भी बोलते हैं। क्षत्रिय को वीर्य या वैलोर या बहादुरी दी है। वैश्यास को कहा गया है प्रजापति, ये प्रोक्रिएटिव है। प्रजापति मीन्स लॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। शूद्र जो है प्रतिष्ठा, उनको कहा गया है प्रतिष्ठा, स्टेबिलिटी, जो समाज में स्टेबिलिटी लाए या प्रतिष्ठा। सो जो क्षत्रिय ब्राह्मण है उन्होंने कहा है कि जो राजसूय सेक्रीफाइस है, राजसूय सेक्रीफाइस एंडोड ईच ऑफ द 4 वर्णास विद डिफरेंट क्वालिटीज़, लाइक ब्राह्मण विद तेजस, क्षत्रिय विद वीर्य, एंड वैश्यास विद प्रजापति, एंड शूद्र विद प्रतिष्ठा। इसके बाद अगर हम हाउस होल्ड स्ट्रक्चर की बात करें या जेंडर की बात करें, किस तरीके से हमारी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में थोड़ा कंपैरिजन है, या फिर अभी भी अगर हम मॉडर्न सेंस से भी देखें किस तरीके से हमारी हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है, या और एंशियंट टाइम में किस तरीके से रही होगी, ये देखते हैं। जो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली वो एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, अभी भी है और पहले भी था, आज भी। जैसे हम कहते हैं कि परिवार जो है पूरे देश के लिए, पूरे जब देश की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, हम उसमें एक बेसिक यूनिट है, वह सोशल और पॉलिटिकल बेसिक यूनिट है। वैसे ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था हाउस होल्ड, और इट वाज अ यूनिट ऑफ लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट। और इसका जो हेड होता था हाउस होल्ड का, उसको गृहपति बोला जाता था, मीन्स लॉर्ड ऑफ द हाउस। और
हम देखते हैं कि जो यजना और यजमाना की हमने बात की, सैक्रिफाइसेस की बात की प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, देखते हैं कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं या फिर उन अपने हस्बैंड के बिहाफ पर कई बार सैक्रिफाइसेस में। यहाँ हम देखते हैं कि जो मेल है या वो मैरिड मैन ही यहाँ पे यजमान बन सकते हैं या सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यजनाज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और वो भी कब कर सकते हैं? लेजिटिमेट वाइफ के साथ, मतलब मैरिड मैन हो लेकिन लेजिटिमेट वाइफ के साथ हो। लेजिटिमेट वाइफ से यहाँ क्या मतलब है कि जो हम उस टाइम के सोशल कस्टम्स थे या समाज ने जो नियम बनाए थे, किसके साथ शादी करना है, किस सामाजिक समूह में शादी करना है, किसको किस सामाजिक समूह में शादी करना है, किस एज के साथ शादी करना है, किस तरह की शादी करनी है, अगर वो नियम एंड कानून या इन सब का पालन कर रहे हैं तो उसको लेजिटिमेट शादी कहेंगे उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से। सो अगर कोई मैरिड मैन है, वो लेजिटिमेट वाइफ के साथ उसकी शादी हुई है, वो यजना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें यजमान बन सकते हैं। यजमान बनकर वो अपनी लंबी उम्र की कामना भी करवा सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, पुत्र होने की प्रार्थना करवा सकते हैं, वेल्दी बनने की प्रार्थना करवा सकते हैं। फिर अगर इसके बाद हम देखें कि जो घर में भी स्ट्रक्चर है वो हायरार्कियल बेस है, मतलब एक ऑर्डर बना हुआ है कि किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी कम है, और जिसमें हम देखते हैं पुरुष जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और डिसाइसिव है, मतलब वही डिसीजन मेकिंग बॉडी है आफ्टर ऑल, और ज़्यादा राइट्स पुरुष को दी गए हैं, महिलाओं की फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। स्टिल हमारे समाज में ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। और अगर हम कहें कि महिलाओं के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं या कौन कौन से शब्द हमें देखने को मिलते हैं मदरहुड के साथ या वाइफहुड के साथ, माँ या बीवी से जोड़कर कुछ शब्द हमें वैदिक टेक्स्ट से मिलते हैं, जैसे स्त्री, योसा, जया, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं वैदिक टेक्स्ट से। फिर अगर हम प्रोडक्टिव सोर्सेज की बात करें या फिर घर में देखें कि जो इकोनॉमी है या हाउस होल्ड का जो प्रोडक्टिव स्फीयर है जहाँ से इकोनॉमी जनरेट हो सकती है या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन पर ज़्यादातर गृहपति का कंट्रोल रहता है। गृहपति से मतलब मेल हस्बैंड का या फादर का। सो इनसे नेक्स्ट अगर हम मूव करें कि शादी की बात करें, शादी किस तरह की शादी होती थी या कितने प्रकार की शादी होती थी, हमें पता चलता है जो गृहसूत्र है, ये जो मतलब गृहसूत्र है, ये टेक्स्ट हाउस होल्ड नियम एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं हमें वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में स्पेशली, कि किस तरीके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ऑर्डर्स क्या होने चाहिए घर में। ये मेंशन करते हैं कि 8 तरह की शादियाँ होती थी और ये 8 तरह की शादियाँ हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में। आप ये देख लीजिएगा अगर आप इसमें नोटिस करना चाहें। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं इसमें नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर दूंगा या अलग से एक टॉपिक जो छूट रहा है उसको सब मिला करके हम एक नई लेक्चर एडअप कर देंगे इसमें। फिर अगर हम बात करें कि जैसे हम लोगों ने देखा था मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, तीनों के एग्जांपल्स हमें अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पॉलीगैमी ज़्यादा देखने को मिल रहा है पॉलीएंड्री के कंपैरेटिव। मींस क्या हो रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि पुरुष के कई महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती हैं या मल्टीपल वाइफ्स हमें देखने को मिलती है एक पुरुष की, लेकिन महिलाएं जो हैं, महिलाओं के साथ ये हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं दिखता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं दिखते हैं कि एक महिला के मल्टीपल हस्बैंड्स हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो। और ऐत्रेय ब्राह्मण तो बल्कि ये कहता है कि एक पुरुष कई सारी पत्नियां रख सकता है, लेकिन एक पत्नी सिर्फ एक ही पुरुष रख सकती है या एक ही हस्बैंड रख सकती है, एक ही पति रख सकती है। और इसने ऐत्रेय ब्राह्मण ने ये भी कहा है कि जो डॉटर्स हैं वो सिर्फ जीवन में दुख का कारण बनती है या फिर सोर्स ऑफ मिजरी, उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण ने डॉटर को कहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण एक टेक्स्ट है, किताब है, सोर्स है उस टाइम का। मैत्रियानी संहिता जो है वो कहती है कि एक मनु की, जो मनु हैं उनकी एक
उनके बारे में बताते हैं। एक मनु होते हैं, उनकी 10 पत्नियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें नहीं मिलते हैं कि किसी औरत के या किसी महिला के या किसी वीमेन के 5, 10, 15 पति हो। बट इन अपोजिट हमें उल्टा देखने को मिलता है कि पुरुष यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं और मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ वीमेन ये सब एब्सेंट देखने को मिलता है। और सथापथा ब्राह्मण क्या कहता है कि एक महिला अधूरी होती है जीवन में, या उसका जीवन अधूरा होता है उसके पति के बिना, एंड अगर वो जब कंप्लीट होती है तो वो सिर्फ पति से होती है। मींस विदाउट हस्बैंड एक वीमेन की या महिला की ज़िंदगी अधूरी होती है। सथापिता ब्राह्मण का ये कहना है। और अगर महिलाओं के एक्सेस की बात करें एजुकेशन को लेके, महिलाओं को वेद की स्टडी या वेदास की स्टडी से एक्सक्लूड किया जाता था। उनको वेदास के स्टडी में इंक्लूड नहीं किया जाता था, एक्सक्लूड ही रखा जाता था। और जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में, लड़का या लड़की में, डॉटर एंड सन में, वो हमें कई जगह देखने को मिलता है। राइट से हमें पता चल जाता है कि किसको ज़्यादा राइट्स दिए हुए हैं या फिर किसके राइट्स को ज़्यादा कर्टेल किया गया है। महिलाओं को क्या एक्सेस है, वो एजुकेशन में एक्सेस कर सकती है नहीं, वो घर से बाहर जा सकती है नहीं, या डिसीजन मेकिंग बॉडी में कितना उनकी प्रेजेंस है, या फिर अपनी चॉइस को चूज़ करने में या चॉइस को एडवोकेट करने में उनकी कितनी प्रेजेंस है, या हमारे जो टेक्स्ट्स हैं उनमें महिलाओं के बारे में कितना डिस्कशन है। इन सब को देख के भी हमें एहसास हो जाता है, पर एक कंक्लूज़न सा मिल जाता है कि एक डिफरेंस रहा है लड़का लड़की में, महिला और पुरुष में भेदभाव रहा है। और ये भी देखने को मिलता है कि हमें एक पुस्सावन सेरेमनी होती है जिसमें जो एक गर्भवती महिला होती है उसके लिए एक सेरेमनी किया जाता है, ये या एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें प्रार्थना होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, और मेल चाइल्ड की, जो चाइल्ड है वो मेल ही हो ऐसी कामना की जाती है, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती है। सो इन सब चीज़ों से पता चलता है। और ये भी हमने इससे पहले देखा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण है वो तो कहता भी है, जो डॉटर है उसको सोर्स ऑफ मिजरी कह रहा है कि लड़की जो है वो ज़िंदगी में दुख का कारण ही बनेगी, या ज़िंदगी में दुख का स्रोत ही बनेगी या स्रोत होती है। और यहाँ हमें पुस्सावन सेरेमनी से पता चलता है कि ये एक मेल चाइल्ड की कामना के, ये मेल चाइल्ड को बर्थ को इंश्योर करने के लिए ये गैस्ट्रेशन राइट होता था। फिर हम देखते हैं कि जो अथर्ववेदा है उससे हमें पता चलता है कि जो अगर कोई महिला गर्भवती है उसमें कुछ मंत्र दिए गए हैं, कुछ हिम दी गई है, और वो अगर वो गर्भवती महिला है उनके गर्भ में कोई लड़की का फीटस है या लड़की का गर्भ है, उन मंत्र के द्वारा जो अथर्ववेद में कुछ ऐसी हिम दी गई है वो लड़के का बन जाएगा। सो इससे पता चलता है कि कितना ऑब्सेस्ड थे लोग लड़के के लिए या पुत्र के लिए, कितना ऑब्सेस्ड थे, और लड़के को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी और लड़की को कितना डिसलाइक किया जाता था या उसको अनवांटेड थी वो। सो अगर महिलाओं के वर्क की बात की जाए कि किस तरीके के वर्क या क्या काम महिलाएं करती थी, कैटल की देखरेख महिलाएं करती थी, उनको चारा डालना, उनको नहलाना, उनको ये सब करना, और गाय का, भैंस का दूध निकालना, ये सब काम भी महिलाओं का ही था। जैसे उस टाइम जो वो सोर्स ऑफ वाटर हुआ करता था, वेल वगैरह होते थे या नदियाँ होती थी, वहाँ से पानी लाना ले जाना, ये सब काम भी महिलाओं के कंधों पर ही होता था या महिलाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही एक तरीके से थी। फिर वीविंग, एम्ब्रॉयडरिंग, जो बुनना या फिर डिज़ाइन बनाना, ये सब काम महिलाओं के ही समझे जाते थे। बैम्बू को स्प्लिट करना, जिसको हम बिदालकर बोलते हैं, बिदालकर लिखा हुआ है, ये भी काम उन्हीं का था। और जो डाई वगैरह होती है, जैसे आज भी हम कई बार कपड़ों पे डाई करवाते हैं, वो जो महिलाएं डाई करती थी उनके लिए टर्म यूज़ की गई है राजयित्री।
लेकिन इनके अलावा कुछ रेयर एग्जांपल्स मिलते हैं जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो वैदिक एज है या एंशियंट पीरियड है वो एक गोल्डन एज थी, उसमें महिलाओं का सम्मान होता था या फिर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि महिलाओं की स्थिति अभी भी हमारे समाज में बहुत बुरी है और आज के दौर में भी हम देखें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जॉब सेक्टर है, वहाँ महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और घर में भी अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन में भी महिलाओं को पीछे रखा जाता है, इकोनॉमी में भी पीछे रखा जाता है या फिर जो पॉलिटिकल पावर में शेयर कम होता है। इन सभी चीज़ों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें पीछे देखने को मिलता है, बैक फ्रंट पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है बिना सोचे समझे, ये एक सोची समझी चाल के तहत है। ये एक जो ताकत है, पितृसत्तात्मक ताकत है, पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, उसकी वजह से है। बट कुछ लोग जो कहते हैं कि महिलाओं की पूजा होती थी या फिर महिलाओं का सम्मान ज़्यादा मिलता था, महिलाओं को का दर्जा ऊपर था, लेवल ऊपर था, महिलाओं को एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिलती थी, वो ऐसे एग्जांपल कोट करते हैं कि महिलाएं, जैसे अपाला का एग्जांपल देख लीजिए। अपाला कहा जाता है कि एक महिला है जिनको वैदिक टेक्स्ट से पता चलता है कि वो अपने फादर के जो खेत थे उनकी देखरेख करती थी। और कई बार जब वो कहते हैं कि गोल्डन पीरियड था या एंशिएंट पीरियड अच्छा था महिलाओं के लिए, ऐसे एग्जांपल कोट कर देते हैं और बाकी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। फिर कुछ दूसरा एग्जांपल एक ऐसा दे देते हैं जैसे विषपाला का, कि महिलाएं वॉरियर भी होती थी, युद्ध में भी लड़ाई करती थी, क्योंकि विषपाला एक वॉर में या बैटल में लड़ाई के दौरान अपनी एक लेग को गंवा देती है, टांग उनकी ख़राब हो जाती है, कट जाती है। फिर कुछ अगर फ़िलोसफी की बात करें तो फ़िलोसफी में गार्गी या मैत्री का एग्जांपल दे दिया जाता है कि गार्गी और मैत्री जो दो महिलाएं ऐसी थी जो फ़िलोसोफ़र थी, बहुत बढ़िया फ़िलोसोफ़र थी। उनको अच्छी खासी नॉलेज थी रिलीजन की, सोसाइटी की और फ़िलोसफी की। और जो मेल उपनिषद टाइम में या उपनिषदिक टाइम में जिसको जो फ़िलोसोफ़र थे उनके साथ डिबेट करते हुए उनके एविडेंस या उनके बारे में सोर्सेज हमें मिलते हैं। कुछ रेयर एग्जांपल से हम ये तय नहीं कर सकते कि महिलाओं की सिचुएशन बहुत ख़राब थी या बहुत अच्छी थी। हम ओवरऑल देखते हैं कि ज़्यादातर कैसी परिस्थिति मिलती है या समाज का एटीट्यूड ओवरऑल क्या था, उस पर हम डिसाइड करते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं। आज की क्लास मुझे लग रहा है यहीं ख़त्म होगी हमारी क्लास, और इसके साथ हमारा वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो होगा हम देखते हैं, या तो अभी अपकमिंग टाइम मतलब अभी आने वाले टाइम में नेट JRF का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के हम हो सकता है कि ये क्लास अभी आगे कंटिन्यू ना करें, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मंडे को जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें देखते हैं हम क्या होगा। और अगर आपको वेद और इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है या फिर आप चाहते हैं कि ये एक क्लास सोर्सेज़ को लेकर की जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, वरना नहीं तो हम खुद ही जब फर्स्ट यूनिट के सोर्सेज़ को डिस्कस करेंगे या सोर्सेज़ पे सेपरेट लेक्चर सीरीज़ करेंगे, उसमें हम उनको इंक्लूड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।